हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंटीकोगुलेंट। आज हम एंटीकोगुलेंट्स के बारे में जानेंगे। एंटीकोगुलेंट है क्या, इसका उपयोग कहाँ पे होता है, उपयोग क्यों होता है और मेडिकल लैब में इसका कितना इम्पॉर्टेंट होता है। हर सवाल का जवाब मिलेगा। इसके साथ साथ एंटीकोगुलेंट से किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, उन सारी बातों पे एक एक करके एक्सप्लेनेशन करेंगे और जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए अपने टॉपिक पे चलते हैं और बात करते हैं एंटीकोगुलेंट का। एंटीकोगुलेंट जो वर्ड होता है वो बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना होता है। एक होता है एंटी और दूसरा वर्ड होता है कोगुलेंट। क्या होता है? कोगुलेंट्स। एंटी मतलब होता है विरोधी। क्या होता है? विरोधी। एंटी मतलब होता है विरोधी। कहते हैं भैया हमारी एंटी पार्टी है, ठीक है। और कोगुलेंट्स का मतलब होता है जमना। क्या? जमना, ठीक है। क्लॉट, दैट मीन्स ऐसे केमिकल सब्सटेंस, ऐसे प्रोडक्ट्स जो ब्लड को जमने का विरोध करते हो या ब्लड को जमने से रोकते हो, उन्हें कहते हैं एंटी कोगुलेंट, राइट। तो एंटी कोगुलेंट का बहुत सिंपल सा डेफिनेशन होता है। एंटी कोगुलेंट क्या करता है? ब्लड को क्लॉट होने से रोक लेता है, ठीक है। अब इसका उपयोग लेबोरेटरी में करते ही क्यों है? जब कभी लैब में हमें कंप्लीट ब्लड का मतलब आप समझते होंगे जिसको आप होल ब्लड कहते हैं, कंप्लीट ब्लड या फिर ब्लड प्लाज्मा की जरूरत होती है। कंप्लीट ब्लड मतलब होल ब्लड और ब्लड प्लाज्मा की जरूरत पड़ती है टेस्टिंग के लिए। ऐसे वक्त में हम इसका उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? एंटीकोगुलेंट का। अगर हमें सीरम की जरूरत है तो हमें एंटीकोगुलेंट की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हमें होल ब्लड चाहिए, बिकॉज आप जानते हैं अब इसका लैब में उपयोग ही क्यों करते हैं। आप जानते हैं कि जब हम बॉडी से ब्लड को निकालते हैं नेडल के माध्यम से, किसी भी मीडियम से, तो ब्लड क्या होता है? क्लॉट हो जाता है, जम जाता है। अब जब ब्लड जम जाएगा तो ऐसे में हम ब्लड की टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे प्रॉपर, उसकी सेल की मार्फोलॉजी रीड नहीं कर पाएंगे, प्लाज्मा की आवश्यकता नहीं पूरी हो पाएगी। तो ऐसे कंडीशन में इस प्रोसेस को रोकने के लिए कि बॉडी में जैसे ब्लड लिक्विड फॉर्म में बना रहता है, बाहर निकालने के बाद भी लिक्विड फॉर्म में बना रहे, उसके लिए उसमें कुछ केमिकल सब्सटेंस मिला दिया जाता है जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एंटीकोगुलेंट। उसको क्या बोलते हैं? एंटीकोगुलेंट। तो ये एंटीकोगुलेंट ब्लड को क्लॉट करने से रोक देता है और एज इट इज एज लाइफ लाइक कंडीशंस में ब्लड बाहर भी बना रहता है। तो जब कभी हमें होल ब्लड या प्लाज्मा की आवश्यकता होती है तो हम ब्लड में एंटीकोगुलेंट ऐड कर देते हैं। लेकिन अगर हमें सीरम की जरूरत है तो हम ब्लड में एंटीकोगुलेंट नहीं डालते। तो अब अगर आपको कभी भी कोई ब्लड का टेस्ट करना है तो आपको यदि होल ब्लड चाहिए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा सब चाहिए, तो आप एंटीकोगुलेंट का उपयोग करेंगे, या प्लाज्मा चाहिए तो भी आप एंटीकोगुलेंट का उपयोग करेंगे, ठीक है। अब ये जो एंटीकोगुलेंट्स होते हैं वो लेबोरेटरी में अलग अलग होते हैं। बहुत सारे एंटीकोगुलेंट्स होते हैं और ये जो एंटीकोगुलेंट्स होते हैं ये ब्लड को क्लॉट होने से रोकते कैसे हैं? मोस्ट ऑफ जो एंटीकोगुलेंट होते हैं वो क्या करते हैं? कैल्शियम आयन के साथ बाइंडिंग कर लेते हैं। किसके साथ? कैल्शियम आयन के साथ। और कैल्शियम आयन आप जानते हैं एक कोगुलेशन फैक्टर होता है, एक तरह से कोगुलेशन फैक्टर का काम करता है जिसके बिना ब्लड का क्लॉट होना संभव नहीं है। तो क्या करते हैं ये जो एंटीकोगुलेंट होते हैं, मोस्ट ऑफ एंटीकोगुलेंट, लगभग ज्यादातर एंटीकोगुलेंट कैल्शियम आयन को बाइंड करके प्रेसिपिटेट करा देते हैं और फिर ब्लड कोगुलेशन प्रोसेस नहीं होता। तो ये हुआ एंटीकोगुलेंट का ब्राइफ हिस्ट्री, बेसिक इंफॉर्मेशन। अब ये जो एंटीकोगुलेंट्स हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। इनके सोर्स के आधार पे अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कुछ एंटीकोगुलेंट नेचुरली प्रोड्यूस होती है, कुछ एंटीकोगुलेंट इंडस्ट्रीज में बनाई जाती है। तो सोर्स के अगर आधार पे देखें तो एंटीकोगुलेंट मोस्टली दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला होता है केमिकल एंटीकोगुलेंट और दूसरा होता है नेचुरल एंटीकोगुलेंट। तो अब हम केमिकल और नेचुरल एंटीकोगुलेंट्स के बारे में जान लेते हैं कि केमिकल एंटीकोगुलेंट्स क्या होता है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट क्या होता है। तो केमिकल एंटीकोगुलेंट्स का मतलब होता है ऐसा एंटीकोगुलेंट जिसको हम इंडस्ट्रीज में फॉर्म कर सके, लेबोरेटरीज में बना सके, दैट इज द केमिकल एंटीकोगुलेंट। और नेचुरल एंटीकोगुलेंट का क्या मतलब होता है? नेचुरल एंटीकोगुलेंट का मतलब जो नेचुरली हो, जो किसी लिविंग बीइंग से निकाला जा रहा हो, किसी जीव प्राणी से निकाला जा रहा हो, जिसको हम लेबोरेटरी में फॉर्म नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं हम नेचुरल एंटीकोगुलेंट। एग्जाम्पल के लिए बेस्ट नेचुरल एंटीकोगुलेंट जो होता है वो होता है हिपैरिन। क्या होता है? हिपैरिन। अब ये जो क्वेश्चन है, ये जो सवाल है, ये बहुत कॉमन है, जो कंपटीशन एग्जाम में या एकेडमिक एग्जाम में पूछा जाता है कि नेचुरल एंटीकोगुलेंट कौन है, उसका नाम बताइए। तो जब कभी भी आपसे नेचुरल एंटीकोगुलेंट पूछा जाए तो आप क्या नाम बताएंगे? हिपैरिन बताएंगे। क्या बताएंगे? हिपैरिन। इसके अलावा
लेबोरेटरी में जितना एंटीकोगुलेंट उपयोग होता है, लगभग सभी जो एंटीकोगुलेंट्स होता है वो क्या होता है, वो केमिकल एंटीकोगुलेंट्स होता है। ठीक है, आप लेबोरेटरी में एंटीकोगुलेंट का उपयोग भी करते होंगे। तो अब केमिकल एंटीकोगुलेंट में कौन कौन सा होता है, मैंने नेचुरल तो आपको बता दिया क्योंकि नेचुरल एक ही है। अब केमिकल एंटीकोगुलेंट में सोडियम साइट्रेट होता है, सीपीडी होता है, ईडीटीए होता है, ऑक्जेलेट होता है, फ्लोराइड होता है, ये सब केमिकल एंटीकोगुलेंट है और इन्हीं एंटीकोगुलेंट्स का उपयोग आप लेबोरेटरी में करते हैं। मोस्ट ऑफ इन्हीं लेबोरेटरी इन्हीं एंटीकोगुलेंट का उपयोग होता है। ठीक है, अब ये जो एंटीकोगुलेंट्स है, आजकल क्या होता है, आप अगर लेबोरेटरी में चाहे तो इनको मैनुअल बना के आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आजकल क्या होता है, ये जो एंटीकोगुलेंट है इनकी ट्यूब आती है, कलेक्शन वाली ट्यूब आती है, कलेक्शन की जो ट्यूब आती है उसमें ऑलरेडी एंटीकोगुलेंट पड़े होते हैं और वो जो एंटीकोगुलेंट्स होते हैं, अलग अलग एंटीकोगुलेंट अलग अलग कलर की टॉप ट्यूब्स आती है, अलग अलग ट्यूब की जो टॉप होती है वो अलग अलग होती है और उसी के आधार पे एंटीकोगुलेंट डिसाइड होता है। जैसे मैं आपको कुछ ट्यूब दिखाता हूँ, ये देखिए हमारे पास कुछ ट्यूब पड़ा हुआ है, ये ट्यूब आप देख सकते हैं। ठीक है, ये ट्यूब आप देख रहे होंगे, ये देखिए और ट्यूब भी हमारे पास है, तो ये इनको कलेक्शन ट्यूब्स बोलते हैं। ये देखिए, अब ये कलेक्शन ट्यूब्स है, अब इन ट्यूब में अलग अलग एंटीकोगुलेंट्स हैं। ये जो दोनों ट्यूब आप देख रहे हैं, इन दोनों ट्यूब में एंटीकोगुलेंट नहीं है, इसलिए जब आपको ब्लड सीरम की आवश्यकता होती है तो आप इन ट्यूब में कलेक्शन करते हैं। इनको प्लेन वायल्स बोला जाता है या फिर इनको एसएसटी बोला जाता है, सीरम सेपरेटिंग ट्यूब। तो इनमें कोई एंटीकोगुलेंट नहीं होता, इसमें जब आप ब्लड डालेंगे तो ये क्लॉट हो जाएगा। ये येलो टॉप का है, ये रेड टॉप का है, दोनों प्लेन वायल है, इसको एसएसटी बोला जाता है, इसको प्लेन बोला जाता है। अब इन दोनों में माइन्यूट अंतर होता है, जहां पे आपको ब्लड कलेक्शन बताया जाएगा वहां पे ये सब चीजें बताई जाएगी वायल के बारे में। ठीक है, बाकी ये 4 ट्यूब आप देख रहे हैं, इसके अलावा और भी ट्यूब्स आती हैं, ब्लैक कलर की आती है, स्काई ब्लू कलर की आती है, वो मैं यहाँ पे लेके नहीं आया हूँ। बाकी जो मेरे पास है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये ग्रीन कलर की वायल्स है, इस ग्रीन कलर की वायल में हिपेरिन होता है। ये ये ग्रे कलर की वायल्स है, ये ग्रे कलर की वायल है, इस ट्यूब में सोडियम फ्लोराइड होता है। और ये जो दोनों देख रहे हैं, ये लेवेंडर और पर्पल कलर है और ये दोनों में क्या होते हैं, ईडीटीए होते हैं। तो इस तरह से आजकल अलग अलग कलर के ट्यूब्स आती हैं जिनमें अलग अलग एंटीकोगुलेंट्स होते हैं और आप कल ट्यूब का कलर देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अब ये जो ट्यूब है, इनमें एंटीकोगुलेंट उपयोग कैसे होता है, कितना मात्रा में एंटीकोगुलेंट्स होता है, या ये ट्यूब्स बनाई कैसे गई है एंटीकोगुलेंट ट्यूब, इनके बारे में भी थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे चल करके एक एक एंटीकोगुलेंट के बारे में एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं। पहले हम केमिकल एंटीकोगुलेंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर नेचुरल एंटीकोगुलेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो केमिकल एंटीकोगुलेंट में जैसे मैंने आपको बताया कि क्या होता है, सोडियम साइट्रेट होता है। क्या है, सोडियम साइट्रेट है, सीपीडी है, ईडीटीए है, ऑक्जेलेट है, फ्लोराइड है। तो एक एक करके एक एक एंटीकोगुलेंट के बारे में जानते हैं कि ये एंटीकोगुलेंट है क्या, इनका उपयोग कैसे किया जाता है, इनका उपयोग कहाँ होता है, और इनकी जो ट्यूब्स आती है, जो हमने आपको ट्यूब दिखाया, ये ट्यूब एक्चुअल में बनाई कैसे जाती है, एंटीकोगुलेंट की ट्यूब बनाई कैसे जाती है, उसमें एंटीकोगुलेंट डाला किस अनुपात में जाता है, वो सब एक एक करके बताएंगे और फिर आगे चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं और अब हम देखते हैं सोडियम साइट्रेट। साइट्रेट जो होता है, सोडियम साइट्रेट जो होता है, वो एक बहुत कॉमन एंटीकोगुलेंट्स है जिसका उपयोग नॉर्मल लेबोरेटरी में भी किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग बड़े मात्रा में ब्लड बैंक में किया जाता है। तो नॉर्मल लेबोरेटरी में बहुत सारी टेस्टिंग करने के लिए सोडियम साइट्रेट का उपयोग किया जाता है। तो सोडियम साइट्रेट ट्राइसाइट्रेट के रूप में उपयोग होता है। इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको बनाने के लिए 3.8 ग्राम ट्राई सोडियम साइट्रेट 100 ml डिस्टिल वाटर में डिजोल्व कर लेते हैं। जैसे क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, ठीक है, ये लीजिए, एक बीकर ले लिया। ये मैं आपको ये एंटीकोगुलेंट प्रिपरेशन का टेक्निक बता रहा हूँ ना। तो लेबोरेटरी में उपयोग कैसे किया जाता है, किस तरह से इसको प्रिपेयर्ड किया जाता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये जो साइट्रेट एंटीकोगुलेंट है, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइट्रेट केमिकल सब्सटेंस होता है, पाउडर होता है, उसका उपयोग करते हैं। ट्राई सोडियम साइट्रेट होता है, उसका उपयोग करते हैं। तो करते क्या है, एक बीकर ले लेते हैं और बीकर में 3.8 ग्राम, कितना, 3.8 ग्राम सोडियम साइट्रेट डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, सोडियम साइट्रेट डाल देते हैं, साइट्रेट पाउडर ऐड कर देते हैं। क्या ऐड करते हैं, साइट्रेट पाउडर। और उसके बाद इसमें 100 ml वाटर डाल के घोल लेते हैं। क्या डालते हैं, 100 ml वाटर। अब ये जो 100 ml वाटर डाल के घोल लिया, अब ये सोडियम साइट्रेट का एक तरह से 3.5% सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया, 3.5% सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, अब ये जो सॉल्यूशन बना सोडियम साइट्रेट का,
इसको हम क्या करते हैं, जो ये ट्यूब्स देख रहे हैं आप, ये जो ट्यूब्स है, इस ट्यूब में पोर कर लेते हैं। सपोज दैट इस ट्यूब की कैपेसिटी 2 ml की बनानी है कि इसमें 2 ml ब्लड उपयोग किया जाए, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक ट्यूब लेंगे और उस ट्यूब में 0.4 ml, कितना, 0.4 ml, या आप इसको 400 माइक्रोलीटर भी कह सकते हैं। कितना, 400 माइक्रोलीटर। कितना, 400 माइक्रोलीटर। तो इस ट्यूब में हम क्या करेंगे, 400 माइक्रोलीटर क्या डाल देंगे, ये जो आपने 3.5% सोडियम साइट्रेट का सॉल्यूशन बनाया उसको इसमें डाल देंगे। डालने के बाद क्या करेंगे, इसको रात भर के लिए, ओवरनाइट के लिए कहां डाल देंगे, रख देंगे हॉट एयर ओवन में। हॉट एयर ओवन में, हॉट एयर ओवन में रख देंगे। कितने टेम्परेचर पे, 80 डिग्री सेल्सियस पे। कितने पे, 80 डिग्री सेल्सियस पे। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए जो इसमें एंटीकोगुलेंट चाहिए होता है ना, वो बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है। अब पाउडर मेजर करके इसमें डाल पाना संभव नहीं होता है, तो ऐसे में क्या करते हैं, हम लिक्विड घोलकर बना लेते हैं और लिक्विड बनाने के बाद हम एक निश्चित अमाउंट इसमें डाल देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि लिक्विड के साथ पाउडर का एक निश्चित अमाउंट आ जाता है इसमें। और उसके बाद क्या होता है, जैसे इसमें 400 माइक्रोलीटर हमने डाल दिया, अब इस ट्यूब को हॉट एयर ओवन में 80 डिग्री सेल्सियस पे रख देंगे अप्रॉक्सीमेटली 12 घंटे के लिए। तो 12 घंटे में क्या होगा, इसमें जो वाटर होगा, जो 400 माइक्रोलीटर हमने 3.5% ये सोल्यूशन डाला है, जो वाटर होगा वो वाटर पूर्ण रूप से इवेपोरेट्स हो जाएगा, उड़ जाएगा, और जो पाउडर होगा वो इसकी वॉल में अच्छे से लग जाएगा, चिपक जाएगा, यहाँ पे व्हाइट कलर की लेयर बन जाएगी। तो हमारा क्या हुआ, प्रॉपर मात्रा में, प्रॉपर क्वांटिटी में इसके अंदर एंटीकोगुलेंट आ गया और वाटर उड़ गया। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, इसके ऊपर कैप लगा देते हैं और कैप लगा के हम उपयोग करते हैं। तो ये होता है सोडियम साइट्रेट एंटीकोगुलेंट का बनाने का तरीका, या कोई भी, नॉट ओनली सोडियम साइट्रेट, ऐसे लगभग सभी एंटीकोगुलेंट बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो इसका उपयोग लेबोरेटरी में हो गया, टेस्टिंग लेबोरेटरी में। इसके अलावा इसका उपयोग ब्लड बैंक में अच्छे लेवल पे किया जाता है, बड़े मात्रा में इसका उपयोग ब्लड बैंक में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, ब्लड बैंक में किया जाता है। ठीक है, अब ब्लड बैंक में इसका उपयोग कैसे करते हैं, देखिए, ये जो साइट्रेट होता है, साइट्रेट एंटीकोगुलेंट में हम क्या करते हैं, थोड़ा न्यूट्रिएंट ऐड कर देते हैं। क्या ऐड करते हैं, न्यूट्रिएंट ऐड कर देते हैं, और न्यूट्रिएंट के रूप में हमने इसमें डेक्सट्रोज ऐड कर दिया। ठीक है, तो एसिड साइट्रेट का उपयोग करके उसमें हम क्या ऐड कर देते हैं, डेक्सट्रोज, थोड़ा सा न्यूट्रिएंट। तो एक एंटीकोगुलेंट होता है जो ब्लड बैंक में उपयोग होता है, एसीडी। क्या होता है, एसीडी, एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज। तो ये साइट्रेट एंटीकोगुलेंट हो गया, इसमें डेक्सट्रोज हमने एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट ऐड कर दिया ताकि ये आरबीसी की मार्फोलॉजी को लंबे समय तक मेंटेन करके रख पाए। ठीक है, तो एसीडी जो सॉल्यूशन होता है, इसका उपयोग ब्लड बैंक में किया जाता है, और एसीडी सॉल्यूशन में ब्लड बैंक में ब्लड को 21 दिन तक स्टोर करके रखा जा सकता है। कितने दिन तक रखा जा सकता है, 21 दिन तक। ठीक है, तो ये हुआ साइट्रेट एंटीकोगुलेंट, साइट्रेट कह सकते हैं, सोडियम साइट्रेट कह लीजिए, या फिर एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज कह लीजिए। इन सब एंटीकोगुलेंट में क्या होता है, डेक्सट्रोज एंटीकोगुलेंट होता है, बाकी जो होते हैं वो बफरिंग मैकेनिज्म के लिए होते हैं, न्यूट्रिएंट के लिए होते हैं। इज इट क्लियर, ये समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं और दूसरे एंटीकोगुलेंट की बात करते हैं। चलिए, एसीडी हो गया, सीपीडी होता है। नेक्स्ट जो एंटीकोगुलेंट है वो है ईडीटीए। क्या है, ईडीटीए। ईडीटीए दैट मींस इथाइलिन डायमीन टेट्राएस्टिक एसिड। इसका फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, स्टैंड फॉर्म पूछा जाता है कि ईडीटीए का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम, एकेडमिक एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसका फुल फॉर्म याद रखें, इथाइलिन डायमीन टेट्राएस्टिक एसिड। ईडीटीए मोस्ट यूजेबल एंटीकोगुलेंट है। अगर आप लैब में काम कर रहे हैं तो आप ये बात जानते होंगे कि ईडीटीए का उपयोग जो होता है वो सबसे ज्यादा लेबोरेटरी में किया जाता है। तो सबसे, अगर आप कभी भी आपसे पूछा जाए मोस्ट यूजेबल एंटीकोगुलेंट ईडीटीए, या आपसे ये पूछा जाए मोस्ट यूजेबल एंटीकोगुलेंट इन हिमेटोलॉजी डिपार्टमेंट, हिमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा किस एंटीकोगुलेंट का उपयोग होता है, तो वो ईडीटीए का होता है। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग एंटीकोगुलेंट का उपयोग होता है। जैसे ब्लड बैंक में सबसे ज्यादा उपयोग जो होता है वो साइट्रेट एंटीकोगुलेंट का होता है, वैसे ही हिमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा जो उपयोग होता है वो ईडीटीए एंटीकोगुलेंट का होता है। अब ईडीटीए एंटीकोगुलेंट जो है, इसको भी इस तरह से ट्यूब में डाला जाता है, और इस तरह से ट्यूब में डालने के लिए ईडीटीए पाउडर को पहले सॉल्यूशन बनाया जाता है ईडीटीए पाउडर से, और सॉल्यूशन बनाने के बाद क्या होता है, इस ट्यूब में ऐड किया जाता है। तो कैसे बनाया जाता है, जैसे मैंने अभी, तो इसके लिए आपने क्या किया, पहले आपने एक कोनिकल फ्लास्क या बीकर ले लिया, उसमें 10 ग्राम आपने ईडीटीए पाउडर डाला, और उसके बाद 1000 ml क्या डाला आपने, डिस्टिल्ड वाटर डाल दिया। ठीक है,
डालने के बाद एक अच्छा सा सॉल्यूशन बना लेंगे, और सॉल्यूशन बनाने के बाद एक टेस्ट, अब ईडीटीए ट्यूब लेंगे, जो ट्यूब है आपके पास, जो भी ट्यूब है आप ट्यूब ले लेंगे। ट्यूब लेने के बाद क्या करेंगे आप, इसमें जो आपने सॉल्यूशन बनाया है, ये सॉल्यूशन 100 ml, इसमें 0.4 ml मतलब 400 माइक्रोलीटर, कितना, 400 माइक्रोलीटर इसमें सॉल्यूशन, ईडीटीए सॉल्यूशन डाल देंगे। और 400 माइक्रोलीटर ईडीटीए सॉल्यूशन डालने के बाद अब इसमें से वाटर भी है तो वाटर को हटाना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे, 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इसको कहाँ रख देंगे, हॉट एयर ओवन में रख देंगे, हॉट एयर ओवन में रख देंगे। अब हॉट एयर ओवन में रख देंगे तो जब ये 12 से 14 घंटा हॉट एयर ओवन में रहेगा तो जो इसमें वाटर है वो इवेपोरेट्स हो जाएगा, सब वाष्प बन के उड़ जाएगा, और इसमें जो ईडीटीए पाउडर है वो रह जाएगा, वो इसकी वाल में ऐसे से व्हाइटिश कलर का चिपक जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, ये आपका ईडीटीए वायल्स रेडी हो जाता है। अब आप इसका उपयोग कर सकते हैं लेबोरेटरी में। तो इस तरह से ये बनाया जाता है। अब क्योंकि ईडीटीए का जो उपयोग होता है वो लेबोरेटरी में सबसे ज्यादा होता है, तो ईडीटीए के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें जानने जरूरी है। तो ईडीटीए जो होता है वो क्या होता है कि वो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंस और बहुत कॉमन एंटीकोगुलेंट है जो लैब में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए इसके बारे में कुछ और बेसिक चीजें जानते हैं कि इसके एडवांटेज क्या है, इस एंटीकोगुलेंट का इतना उपयोग क्यों किया जाता है, ये जो ईडीटीए एंटीकोगुलेंट है लैब में इतना क्यों यूज होता है। तो ईडीटीए जो एंटीकोगुलेंट है वो पावरफुल कैल्शियम सिलेटिंग एजेंट है, मतलब ईडीटीए जो होता है वो कैल्शियम को मजबूती से बाइंड करता है और ज्यादा बाइंड करता है। अब ज्यादा कैल्शियम बाइंड करने की वजह से क्या होता है कि वहां पे कैल्शियम आयन बिल्कुल फ्री कैल्शियम आयन होते ही नहीं है। अब फ्री कैल्शियम आयन नहीं तो ब्लड कोगुलेशन का कोई रिस्क नहीं होता। दैट मीन्स यहाँ पे प्रॉपर ब्लड क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में बना रहता है, कोई भी कोगुलेशन होने का रिस्क नहीं होता। ठीक है, नॉर्मली कितना एंटीकोगुलेंट चाहिए होता है ब्लड के लिए, कितना एंटीकोगुलेंट, ईडीटीए एंटीकोगुलेंट ब्लड को चाहिए कि वो उसको क्लॉट होने से रोक ले, तो लगभग 1.5 से 2 मिलीग्राम, कितना, 1.5 से 2 मिलीग्राम प्रति ml ब्लड, मतलब 1 ml ब्लड के लिए 1.5 से 2 ग्राम अगर ईडीटीए पाउडर है आपकी ट्यूब में तो वो ब्लड को प्रॉपर क्लॉट होने से रोक लेगा। लेकिन अगर ये क्वांटिटी कम कर देंगे आप तो ब्लड प्रॉपर कोगुलेशन से रुकेगा नहीं, आंशिक रूप से रुकेगा और आंशिक रूप से उसमें कोगुलेशन हो जाएगा। और अगर ज्यादा भी कर देंगे तो भी नुकसानदायक है, क्योंकि ज्यादा करेंगे तो सेल को श्रिंकेज कराने लगेगा और डैमेज करने लगेगा। इसलिए ये जो एंटीकोगुलेंट्स होता है उसमें एक स्टैंडर्ड मानक में ईडीटीए की मात्रा जो होती है वो अवेलेबल होती है। ठीक है, और आगे चलते हैं। अब ईडीटीए का उपयोग कहाँ किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। तो ईडीटीए का उपयोग होल ब्लड टेस्टिंग के लिए किया जाता है, जिसमें आरबीसी काउंटिंग हो गई, डब्ल्यूबीसी काउंटिंग हो गई, प्लेटलेट्स काउंटिंग हो गया, या टीएलसी आप कह सकते हैं, डब्ल्यूबीसी को टीएलसी कह सकते हैं, प्लेटलेट्स काउंटिंग हो गई, डीएलसी काउंटिंग हो गई, ब्लड स्लाइड बनानी हो गई। ये जो उपयोग होता है ये उपयोग होता है किसका, ईडीटीए एंटीकोगुलेंट का। तो ईडीटीए एंटीकोगुलेंट हेमेटोलॉजी बहुत कॉमन एंटीकोगुलेंट है, जिसके माध्यम से आप पूरी कंप्लीट ब्लड काउंट कर सकते हैं, सीबीसी कर सकते हैं, एसआर कर सकते हैं, ब्लड ग्रुप कर सकते हैं। ये सारे के सारे टेस्ट कहाँ पे किए जाते हैं, ईडीटीए वायल के माध्यम से किए जाते हैं। अब ये जो ईडीटीए एंटीकोगुलेंट है इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। अब डिसएडवांटेज क्या है, इसके कुछ नुकसान भी है, इसका कुछ निगेटिव इफेक्ट भी है ब्लड सेल्स पे। ठीक है, क्या होता है अगर जरूरत से ज्यादा ईडीटीए की मात्रा हो जाए तो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की जो शेप होती है वो चेंज हो जाती है, श्रिंकेज हो जाती है, ऐसे उनको क्या होता है बिल्कुल से श्रिंक करा देता है, सिकुड़ जाती है, छोटी हो जाती है साइज में और इरेगुलर हो जाती है, पहला डिसएडवांटेज। तो इसीलिए ईडीटीए का जो अमाउंट है, जो ईडीटीए का मात्रा है वो बहुत सफिशियंट होना चाहिए। ठीक है, और इसका दूसरा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसका उपयोग हम ब्लड कोगुलेशन स्टडी में नहीं कर सकते। दैट मीन्स अगर हमें किसी ब्लड सैंपल का कोगुलेशन पता करना है कि वो कोगुलेट कितने समय में होगा। दूसरा जो उसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसका जो उपयोग होता है वो हम ब्लड कोगुलेशन में नहीं कर सकते। कहाँ नहीं कर सकते, ब्लड कोगुलेशंस में। ठीक है, तो ये बेसिक डिसएडवांटेज होता है किसका, ईडीटीए का। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एंटीकोगुलेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट जो एंटीकोगुलेंट होता है वो होता है ऑक्जेलेट। क्या होता है, ऑक्जेलेट, डाई ऑक्जेलेट कहते हैं, ऑक्जेलेट कहते हैं। ऑक्जेलेट जो होता है वो भी एक तरह का एंटीकोगुलेंट है जिसका कॉमनली उपयोग होता है लेबोरेटरी में, बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे तो नहीं होता लेकिन उपयोग किया जाता है। अब जो ऑक्जेलेट होता है उसमें दो साल्ट मिलके बने होते हैं, एक होता है अमोनियम ऑक्जेलेट और एक होता है पोटेशियम ऑक्जेलेट। क्या होता है, पोटेशियम ऑक्जेलेट और अमोनियम ऑक्जेलेट, अमोनियम ऑक्जेलेट और पोटेशियम ऑक्जेलेट, इन दोनों को एक निश्चित अनुपात में मिला करके बनाया जाता है। जैसे अगर सपोज दैट ऑक्जेलेट एंटीकोगुलेंट बनाना है तो हम क्या करते हैं, 1.2 ग्राम, कितना, 1.2 ग्राम
अमोनियम ऑक्जेलेट ले लेते हैं और 0.8 ग्राम, कितना 0.8 ग्राम क्या ले लेते हैं, पोटेशियम ऑक्जेलेट ले लेते हैं और दोनों को लेकर के 100 ml वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं। कितने में डिसॉल्व करते हैं, 100 ml वाटर में, डिस्टिल वाटर में। और जब ये सॉल्यूशन दोनों को डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बना लिया जाता है तो उस सॉल्यूशन को फिर क्या किया जाता है, ट्यूब में डाल दिया जाता है। अभी जैसे कि हमने उसको बताया ना, अब इसका ट्यूब बनाने के लिए इसमें ट्यूब में डाल दिया जाता है। कितना ट्यूब में डाला जाता है, ट्यूब में डाला जाता है 0.2 ml, कितना 0.2 ml, जो 0.2 ml का मतलब होगा 200 माइक्रोलीटर। तो 200 माइक्रोलीटर एक ट्यूब में डाल दिया जाता है और फिर उसको 80 डिग्री सेल्सियस पे हॉट एयर ओवन पे क्या करा जाता है, ड्राई करा लिया जाता है, जिससे वाटर एवेपोरेट कर जाता है और उसमें से प्योर केमिकल बचता है। क्या बचता है, प्योर केमिकल बचता है। ठीक है, और ये जो 0.2 ml आपने एंटीकोगुलेंट डाला है, ये ड्राई हो जाएगा तो ये लगभग 2 ml ब्लड को, कितने 2 ml ब्लड को प्रिजर्व कर सकता है या उनको मतलब क्लॉट होने से बचा सकता है। क्लियर है। इसका उपयोग नॉर्मली ज्यादा नहीं होता मार्फोलॉजी, क्योंकि ये इसकी वजह से मार्फोलॉजिकल डिस्ट्रक्शंस बहुत होते हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स में डिस्ट्रक्शंस होते हैं। लेकिन इसका उपयोग लैबोरेटरी में कॉमनली किया जाता है, जैसे पीसीबी टेस्ट हो गया, ये सार हो गया, आरबीसी काउंटिंग हो गई, इनका उपयोग वहां पे भी किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट एंटीकोगुलेंट देखते हैं। अगला जो एंटीकोगुलेंट है वो हमारा है सोडियम फ्लोराइड। एक बायोकेमिस्ट्री लेबोरेटरी का बहुत कॉमन एंटीकोगुलेंट होता है और इस एंटीकोगुलेंट का उपयोग हम करते हैं ब्लड शुगर टेस्ट के लिए। स्पेशली एक ही टेस्ट उपयोग किया जाता है इसके लिए होता है ब्लड शुगर, सोडियम फ्लोराइड। अब ये सोडियम फ्लोराइड का सबसे ज्यादा जो कॉमन उपयोग होता है वो होता है बायोकेमिस्ट्री की लैब में, और इससे हम क्या टेस्ट करते हैं, इससे हम टेस्ट करते हैं ग्लूकोज का, ब्लड ग्लूकोज का या ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं। अब ब्लड ग्लूकोज ही इसी से क्यों करते हैं, मैं आपको आगे आपको चल के बताऊंगा। ये जो एंटीकोगुलेंट्स होता है वो भी क्या करता है, कैल्शियम आयन को बाइंड कर लेता है और कैल्शियम आयन को बाइंड करने की वजह से क्या होता है, ब्लड क्लॉट नहीं हो पाती। दैट मींस ब्लड को क्लॉटिंग रोकने के लिए ये भी कैल्शियम को बाइंड करता है। ठीक है, 4 मिलीग्राम इन जो सोडियम फ्लोराइड का पाउडर होता है उसका उपयोग 1 ml ब्लड को प्रॉपर प्रिजर्व करने के लिए किया जाता है। इसका मतलब है 4 मिलीग्राम जो एंटीकोगुलेंट है, सोडियम फ्लोराइड का पाउडर है, वो जरूरत होती है 1 ml ब्लड को प्रॉपर क्लॉट होने से रोकने के लिए या बचाने के लिए उसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसका उपयोग बेसिकली ब्लड ग्लूकोज लेवल मेजर करने के लिए किया जाता है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। और ये फ्लोराइड कलर की वायल में अवेलेबल होता है। किस कलर की वायल में अवेलेबल होता है, फ्लोराइड कलर की वायल्स में। अब चलते हैं, ये तो आपको हमने केमिकल एंटीकोगुलेंट बता दिया, अब हम आपको ले चलते हैं नेचुरल एंटीकोगुलेंट की तरफ। कहां पे ले चलते हैं, नेचुरल एंटीकोगुलेंट की तरफ, और आपको बताते हैं ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट क्या होता है, इसका उपयोग कैसे होता है। तो नेचुरल एंटीकोगुलेंट में जो होता है वो हम बेसिकली हिपैरिन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, हिपैरिन यूज करते हैं। नेचुरल एंटीकोगुलेंट एक बेस्ट एंटीकोगुलेंट है जिसका उपयोग हम हेमेटोलॉजी लेबोरेटरी में करते हैं, हेमेटोलॉजी के साथ साथ अन्य लेबोरेटरी में भी करते हैं। लेकिन ये नेचुरली प्रोड्यूस्ड होता है, इसको कभी भी इंडस्ट्रीज में नहीं बनाया जाता है। कहां नहीं बनाया जाता, इंडस्ट्री में नहीं बनाया जाता। ये किसी एनिमल्स से निकाला जाता है, जैसे लीच हो गई, लीच एक बेसिक एनिमल्स होती है जिससे क्या एंटीकोगुलेंट, हिपैरिन एंटीकोगुलेंट को निकाला जाता है। ठीक है, अब ये हिपैरिन एंटीकोगुलेंट की आवश्यकता कितनी मात्रा में होती है, कितनी जरूरत होती है, वो भी देखते हैं। अभी जो हिपैरिन एंटीकोगुलेंट है इसके एक्चुअल में कितनी अमाउंट हमें जरूरत होती है, तो लगभग 10 से 15 यूनिट, कितना 10 से 15 यूनिट जो हिपैरिन होता है वो हमें आवश्यकता होता है प्रति एमएल ब्लड। मतलब अगर 1 ml ब्लड को प्रिजर्व करना है तो 10 से 15 यूनिट्स हिपैरिन हमें, सॉरी 10 से 15 यूनिट हिपैरिन हमें चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इस एंटीकोगुलेंट का जो वर्क होता है, जैसे अभी तक जितने एंटीकोगुलेंट पढ़े हमने वो क्या कर रहे थे, वो कैल्शियम को बाइंड करके ब्लड कोगुलेशन को रोकते थे। लेकिन इसमें क्या होता है, हमें थ्रोम्बिन या प्रोथ्रोम्बिन की आवश्यकता होती है ब्लड को क्लॉट होने से रोकने के लिए। ठीक है, ये इसकी मैकेनिज्म अलग होती है। इसके अलावा हिपैरिन का उपयोग बेसिकली ये सार्क टेस्टिंग में होता है, पीसीबी टेस्टिंग में होता है, और भी बहुत सारी रूटीन टेस्टिंग की जा सकती है। लेकिन हिपैरिन एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट है जिसका उपयोग हम लेबोरेटरी में करते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल। इसके अलावा भी अगर आपके पास एंटीकोगुलेंट से संबंधित कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देंगे। थैंक यू।